जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने अपना कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो एस्टिमेशंस का चैप्टर है। स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट जो है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया, उनके क्राइटेरिया को डिस्कस किया, जिनमें मेजर जो टेक्निक थी वो हमारे पास थी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसके साथ सप्लीमेंटेड टेक्निक जो थी वो आईआरआर की थी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिनकी मदद से हम ये फैसला कर रहे थे कि क्या किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। स्टूडेंट कंसेप्चुअली तो जो डिसीजन है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है, सिंपल कि जो प्रोजेक्ट फर्म के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है और उसकी एनपीवी पॉजिटिव है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और जो प्रोजेक्ट वैल्यू क्रिएट नहीं करता फर्म्स के शेयर होल्डर के लिए और नेगेटिव एनपीवी रखता है उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली बात की जाती है तो ये प्रोसेस जो है कैश फ्लो की एस्टिमेशन का, ये बड़ी केयर डिमांड करता है। अगर कैश फ्लोज हमारे ठीक जितने एक्यूरेट प्रिडिक्ट होंगे, एस्टिमेट होंगे, उतने ही अच्छी हमारी एनपीवी कैलकुलेट होगी और हमारी डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट रहेगी और रिलायबल होगी। अगर हमारे कैश फ्लो की एस्टिमेशन ठीक ना हुई तो उसकी वजह से हमारे पास जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा और हमें वो रिजल्ट मिस गाइड करेगा। तो इसलिए कैश फ्लो की एस्टिमेशन का जो प्रोसेस है ये बड़ी केयरफुल के साथ इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए होता है। अब स्टूडेंट ये जो कैश फ्लो एस्टिमेशन की हम बात कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का एनालिसिस जो हमने करना है कैश फ्लो एस्टिमेशन के लिए, ये हमारे पास 5 मेजर स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिनमें जो आपको 5 स्टेप्स स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनपुट डाटा है, डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है, सैल्वेज वैल्यू कैलकुलेशन है, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज हैं, अप्रेजल ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो इनपुट डाटा है ये क्या है। स्टूडेंट जब भी किसी प्रोसेस को हमने परफॉर्म करना होता है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इनपुट देना है, तो तब उस इनपुट की मदद से आउटपुट हम हासिल कर पाएंगे। इनपुट ही नहीं होगी तो आउटपुट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो इनपुट डाटा है इस स्टेज के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर इनपुट डाटा ये ज़्यादातर एज्यूम्ड डाटा यूज होता है। यहाँ पे अजम्पशंस ली जाती हैं। मसलन अज्यूम कर लिया जाता है कि 10,000 हमारे यूनिट्स जो है वो सेल आउट हो पाएंगे और हर यूनिट की सेलिंग प्राइस होगी 20 रुपीज़ पर यूनिट। इस तरह से इस स्टेज के ऊपर जो डाटा है वो एज्यूम्ड डाटा को इनपुट के तौर पर लिया जाता है, और जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो मुमकिन है कि एक्चुअल रिजल्ट हमारा कुछ डिफरेंट भी हो, और जब हमारा एक्चुअल रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होगा तो उससे स्टूडेंट्स हमारे कैश फ्लोज जो है वो भी एस्टिमेटेड से डिफरेंट हो जाएंगे, एनपीवी भी हमारी उससे क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो लिहाजा जो इनपुट है ये इफेक्ट करती है आपके आउटपुट के ऊपर, आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर इनपुट का इंपैक्ट आएगा। तो इसलिए जब ये चीज़ें अज्यूम्ड करनी है तो इनको भी रैशनल बेसिस के ऊपर आपको अज्यूम करना चाहिए। पहला स्टेप जो है ये इनपुट डाटा से रिलेटेड है। दूसरे स्टेप में आप आते हैं जी डेप्रिसिएशन स्केड्यूल पे। स्टूडेंट डेफिनेटली जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसकी कोई यूजफुल लाइफ होगी कि ये प्रोजेक्ट कितने साल के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 साल के लिए चलेगा। जितने साल के लिए वो प्रोजेक्ट होगा दैट इज नोन एज द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट या यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर उस प्रोजेक्ट की उतने साल के अंदर हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। अब ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसके लिए मोस्टली माइकर के टेबल को हम यूज करते हैं, उसके रेट्स के मुताबिक हम यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लिहाजा जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा होगा दूसरे स्टेप के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पे चार्ज करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा जो हमारे पास स्टेज आती है वो सॉल्वेज वैल्यू की कैलकुलेशन है। सॉल्वेज वैल्यू से स्टूडेंट मुराद है कि जब किसी एसेट को उसकी लाइफ के पूरा हो जाने के बाद
आप डिस्पोज ऑफ करते हैं और मार्केट के अंदर से जितनी उसकी प्राइस आपको रिकवर होती है, दैट इज नोन एज द सॉल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट। अब जब आप किसी एसेट को एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ सेल आउट करेंगे तो मुमकिन है आपको कोई कैपिटल गेन हो या कैपिटल लॉस भी हो। तो स्टूडेंट, जो कैपिटल गेन या लॉस होगा, इसको कैपिटल गेन या लॉस कंसीडर नहीं हम करेंगे, इसको ऑर्डिनरी इनकम के तौर पर आपने लेना होगा। और जब आपको गेन होगा तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेगा, और अगर लॉस होगा तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी आपको टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। तो ये जो टैक्स रिलीफ या आप कह रहे हैं टैक्स लायबिलिटी आएगी, इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? जो आपका टैक्स रेट होगा, सिंपली उसको गेन या लॉस की अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी और टैक्स क्रेडिट की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये 3 हमारे जब स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो अब इन 3 स्टेप्स में जो डाटा हमने कैलकुलेट किया है, इसकी मदद से अब हम 4th स्टेप के अंदर जाकर अपने कैश फ्लो की एस्टिमेशन करेंगे। जो आपको यहाँ पे डाटा मिला जो पहले 3 स्टेप्स से, उनकी मदद से अब 4th स्टेप के अंदर आके हमने इसकी कैश फ्लो की एस्टिमेशन करनी है उन प्रीवियस 3 स्टेप्स की मदद से। 0 टाइम पीरियड के ऊपर स्टूडेंट्स आपका कैश फ्लो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैश आउट हो रहा है आपसे। इसके बाद कमिंग ईयर जो उसकी लाइफ होगी, उस दौरान आपको कैश इन होगा और वो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज उस प्रोजेक्ट से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ कि हमारे जो कैश फ्लोज हैं, ये अकाउंटिंग इनकम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर मजीद अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी मैं डिटेल के ऊपर बात करूँगा। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट हमारे पास स्टेप आता है, जिसमें हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हुई टेक्निक्स जो थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, मॉडिफाइड IRR, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, और उनके जो क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए थे, उनकी मदद से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। और मोस्टली जो रिलायबल और ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली जो टेक्निक है, वो हमारे पास है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक को मोस्टली हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये 5 स्टेप्स हैं जिनको हम कंप्लीट करके किसी भी प्रोजेक्ट से के कैश फ्लो को एस्टिमेट कर पाते हैं। देखने में या थ्योरेटिकली ये स्टेप्स बड़े इजीली हम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब इनको परफॉर्म करना है तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जिसको हम यहाँ पे कैश फ्लो की एस्टिमेशन करेंगे। दूसरा स्टूडेंट, इन कैश फ्लो को एस्टिमेट जो करना है, इसके लिए 2 अप्रोचेज हैं। या तो आप इसको स्प्रेडशीट की मदद से एक्सेल की शीट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। जहाँ तक क्लास या स्टडीज़ के हवाले से बात है, तो वहाँ पे कैलकुलेटर अप्रोच यूज़ की जाती है और प्रैक्टिकली जो है वो स्प्रेडशीट के अंदर काम किया जाता है। तो जो भी आप टेक्निक यूज़ करें, कंप्यूटर बेस्ड या कैलकुलेटर बेस्ड, रिजल्ट्स दोनों के आइडेंटिकल और सेम ही आएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ और कंसेप्ट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनको भी कंसीडर करना चाहिए जब हम कैश फ्लो की एस्टिमेशन करते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ही हमारे पास, जो भी मैंने बात भी की थी, कैश फ्लो और अकाउंटिंग इनकम के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो और अकाउंटिंग इनकम जो है, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो हम कैश फ्लो की एस्टिमेशन करेंगे, तो यहाँ पे अकाउंटिंग इनकम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैश फ्लोज की है, और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कंसिडर होते हैं। अब ये डिफरेंट क्यों है कि स्टूडेंट, जब आप अकाउंटिंग इनकम की बात करते हैं तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन आप अपनी कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज़ के मुताबिक, रेट्स के मुताबिक चार्ज करते हैं, जबकि कैश फ्लोज की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक रेट्स होंगे, उन्हीं की मदद से आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडली, जब आप नेट इनकम की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो डिडक्ट होता है, जबकि कैश फ्लो की सूरत में वो डिडक्ट नहीं किया जाता। इसी तरह वर्किंग कैपिटल की जब बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो वो नेट इनकम के केस में डिडक्ट नहीं होता, कंसीडर नहीं की जाती, जबकि कैश फ्लो में उसको कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से कैश फ्लोज और अकाउंटिंग इनकम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं।
और हमारे लिए कैश फ्लो की एस्टिमेशन के लिए कैश फ्लो जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी। दोनों की स्टूडेंट्स अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों का अपना अपना डिफरेंट रोल है, लेकिन जब कैश फ्लो की या कैपिटल बजटिंग की बात आएगी तो वहाँ पे हमारे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कैश फ्लोज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज। स्टूडेंट कौन सा कैश फ्लो किस वक्त हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो इनकम स्टेटमेंट है, काउंटिंग इनकम, जहाँ से हम कैश स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से कैलकुलेट करते हैं, तो स्टूडेंट वो किसी खास टाइम पीरियड के लिए होती है, 6 मंथ, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे बनाई जाती है। उसमें ये नहीं हमें पता चलता कि कौन सी इनकम और कौन सा एक्सपेंस कब और किस वक्त हो रहा है, जबकि कैश फ्लो की एस्टिमेशन के लिए में ये चीज़ हमने कंसीडर करना होती है। बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप कैश फ्लो की जो एस्टिमेशन है वो डेली बेसिस पे आप करें, लेकिन डेली बेसिस पे कैश फ्लो की एस्टिमेशन करना मुमकिन नहीं होता, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो नॉर्मली हम यहाँ पे यही लेते हैं कि जो कैश फ्लोज हैं ये अक्कर होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। हाँ, बाज़ प्रोजेक्ट्स की नोयत के मुताबिक कोई क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे भी कैश फ्लो का एस्टिमेट किया जा सकता होता है। इसके बाद आते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो से मुराद है कि कोई कैश फ्लो सिर्फ उस वक्त होगा जब आप उस प्रोजेक्ट को लेंगे, कंसीडर करेंगे, टेक ओवर करेंगे। अगर आप नहीं किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे, नहीं उसको कंसीडर कर रहे, तो वो कैश फ्लो भी नहीं होगा। जब कोई प्रोजेक्ट टेक ओवर करेंगे उसकी वजह से जो कैश फ्लोज होंगे उनको इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कहा जाएगा। अगर वो प्रोजेक्ट टेक ओवर नहीं कर रहे, उसको कंसीडर कर रहे, तो वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो भी नहीं होंगे। इसके बाद आ जाती है स्टूडेंट बात हमारे पास रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स की। रिप्लेसमेंट नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने किसी पुराने एसेट या इनएफिशिएंट एसेट को खत्म करके उसकी जगह कोई नया एफिशिएंट एसेट्स लेकर आना है। तो इस केस में स्टूडेंट जो है आपका डाटा जो है आसानी से आपको अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ये इसका जो प्रोसेस एस्टिमेशन का होगा ये आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपको इंक्रीमेंटल लेकर आनी है। और इंक्रीमेंटल कैसे आएगी? न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे, और यहाँ पे जो बेनिफिट्स होंगे वो आपकी किस फॉर्म में होंगे? कॉस्ट सेविंग की फॉर्म में होंगे। एफिशिएंट प्लांट आएगा, एफिशिएंट मशीनरी आएगी, तो आपकी कॉस्ट सेव होगी, या आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी। इस सूरत में आपको बेनिफिट्स होंगे। इसके बाद स्टूडेंट आती है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट की स्टूडेंट डेफिनेशन है कि ये वो एक्सपेंस या वो कॉस्ट है जो पास्ट में हो चुकी, अब फ्यूचर में इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, वो डूब चुकी, संक कॉस्ट, डूब जाने वाले अखराजात। लेकिन अब कैश फ्लो किस बात करते हैं, तो कैश फ्लो हमारे जो हैं ये फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज होते हैं, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, संक कॉस्ट पास्ट से रिलेटेड है। तो इस वजह से जब कैश फ्लो की एस्टिमेशन की जाएगी वहां पे संक कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि इसने फ्यूचर के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना। इसके इसी तरह से एक इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। आपको इसकी डेफिनेशन स्क्रीन के ऊपर अभी नजर आ भी रही होगी। क्या लिखता था? रिटर्न ऑन द बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ एन एसेट। किसी एसेट का मुख्तलिफ जगह पे उसको प्रोजेक्ट्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं, वो अल्टरनेटिव जहां पे इसका रिटर्न सबसे हाईएस्ट हो, जहां पे इसका बेस्ट यूज होता हो, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अगर आप प्रोजेक्ट ए और बी है, एक एसेट को प्रोजेक्ट ए पे यूज करता है तो बी उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी, क्योंकि वहां पे अब वो यूज नहीं हो सकता। तो ये आपकी फ्यूचर में रोल प्ले करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी की जो कास्ट है ये हमारे लिए एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है ये कंसीडर की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास आता है, एक्सटर्नलिटीज आती हैं। कुछ हमारे पास ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल हैं, वो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं एज ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द फर्म और एनवायरनमेंट, लेकिन वो इस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। इनको एक्सटर्नलिटीज का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास
यहाँ तक की जो डिस्कशन थी इसमें हमने देखा कि कैश फ्लो किस तरह से एस्टिमेट किए जाएंगे, उनकी एस्टिमेशन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैश इनकम स्टेटमेंट में और अकाउंटिंग इनकम और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है और एनपीवी के लिए कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा बेहतर है और क्यों बेहतर है। इस चीज़ को अपने तौर पे माइंड में बिठा के इसको आपने क्लियर करना है। दूसरा यहाँ पे जो हमने मुख्तलिफ डेफिनेशंस कंसीडर की हैं अभी, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, संक कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट, एक्सटर्नलिटीज़ वगैरह, इनको क्लियर करें, इनके कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और सेकंड जो चीज़ आपको यहाँ तक अब क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनमें हमने कैश फ्लो को एस्टीमेट करना है, उन स्टेप्स के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स आज हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं, इनको रीड आउट करें। इनके अंदर कोई मसला और प्रॉब्लम आए तो मेरे से आज शाम तक व्हाट्सएप के ऊपर उसको क्लियर कर लें। नेक्स्ट कल की क्लास में मैं आपको पहले उनके आंसर कर दूंगा, फिर हम नेक्स्ट फर्दर आगे मूव करेंगे। तो कल तक हम थ्योरेटिकली इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीक से हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज हम इधर ही इसको स्टॉप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।